आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन के हर छोटे बड़े फैसले से जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम एलिजाबेथ हसल की किताब द पावर ऑफ इनफ फाइंडिंग जॉय इन योर रिलेशनशिप विद मनी के स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। एक बहुत ही शानदार किताब। सही में। और जब हम इन स्रोतों को गहराई से देखते हैं ना, तो एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं कि थोड़ा चुभने वाला सवाल सामने आता है। कैसा सवाल? सवाल ये है कि आज हमारे समाज में सुख सुविधाएं इतनी ज्यादा हैं, हम एक क्लिक पर दुनिया भर का सामान अपने घर मंगवा सकते हैं। हाँ, एक्सेस तो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वही तो, हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा एक्सेस है, लेकिन फिर भी हम अंदर से इतना गरीब, थका हुआ और खाली क्यों महसूस करते हैं? इस चर्चा का मेरा मिशन यही समझना है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे सुलझाना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और इस चर्चा की शुरुआत में ही ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि ये जो खालीपन है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी से पैदा होता है। गलतफहमी? हाँ, हम लोग अक्सर वित्तीय स्वास्थ्य मतलब फाइनेंशियल हेल्थ और सच्ची दौलत यानी ट्रू वेल्थ, इन दोनों को एक ही चीज मान बैठते हैं। जबकि दोनों अलग हैं। एकदम अलग है। हमारा समाज हमें ये सिखाता है कि बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ियां या हमारी इन्वेस्ट की गई रकम ही हमारी असली दौलत है। हाँ, हम बचपन से यही तो सुनते आ रहे हैं। पर स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह साफ हो जाता है कि पैसा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है, पर वो पूरी तस्वीर नहीं है। तो पूरी तस्वीर क्या है? देखिए, हमारी वित्तीय स्थिति केवल ये तय करती है कि हम भौतिक रूप से कितने सुरक्षित हैं, जबकि हमारी असली दौलत हमारी मानसिक शांति, हमारे रिश्तों की गहराई और जीवन में हमारे उद्देश्य से मापी जाती है। मतलब दोनों चीजों को अलग अलग करके देखना ही इस पूरी उलझन को सुलझाने की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। इस उलझन को सुलझाने के लिए किताब में एक ऐसा हिस्सा है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वो स्पिरिचुअल टीचर वाला हिस्सा। वही। हम अक्सर पैसे को एक निर्जीव वस्तु या सिर्फ एक लेन देन का जरिया मानते हैं, लेकिन लेखिका ने एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट दिया है। उन्होंने पैसे की तुलना एक ऐसी स्पिरिचुअल गुरु से की है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और रहस्यमय गुरु। हाँ, जरा कल्पना कीजिए, हम एक ऐसे गुरु से मिलने गए हैं जो हमारी आत्मा के सबसे गहरे सच को देख सकता है। हम उस गुरु के सामने बैठते हैं और अचानक क्या होता है? अचानक हमारे अंदर से बहुत सारा गुस्सा, ईर्ष्या, शर्म और गहरी असुरक्षा की भावनाएं फूटने लगती हैं। हमें लगने लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, हम पर्याप्त नहीं है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में वो गुरु क्या कर रहा होता है? वही, वो कुछ नहीं करता। सही कहा। वो हम पर ना तो गुस्सा करता है, ना ही हमें जज करता है। वो बस एक शांत, बिना किसी शर्त वाले प्रेम के साथ हमें देखता रहता है और मुस्कुराता है। बिल्कुल। और फिर ये एहसास होता है कि वो गुरु कोई इंसान नहीं है, वो असल में पैसा है। ये रूपक अपने आप में इतना शक्तिशाली है ना, बहुत शक्तिशाली है। में वो सिर्फ एक आईने की तरह काम कर रहा है। और यही इस किताब की सबसे गहरी अंतर्दृष्टि है। हम अपने समाज में अक्सर अपनी सभी समस्याओं, अपने तनाव, अपनी रातों की नींद उड़ने, यहाँ तक कि दुनिया की असमानता के लिए सीधे तौर पर पैसे को या पूरे सिस्टम को दोष दे देते हैं। हाँ, पैसा सबसे आसान बलि का बकरा बन जाता है हमारे लिए। एकदम। हम कहते हैं कि पैसे ने सब खराब कर दिया, लेकिन लेखिका समझाती हैं कि पैसा तो सिर्फ एक ऊर्जा है, एक आईना है। वो केवल उन चीजों को बाहर खींचकर ला रहा है जो पहले से ही हमारे अंदर दबी हुई हैं। जैसे हमारी अपनी कमजोरियां और छिपे हुए डर। हाँ, हमारी असुरक्षाएं और हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। अगर हमें किसी दोस्त की तरक्की देखकर जलन होती है, तो वो जलन पैसे ने नहीं डाली वहां, पैसे ने बस उस भावना को सतह पर ला दिया। ये तो बहुत ही सच और कड़वी बात है। पैसा हमें एकदम सटीकता से दिखाता है कि हम असल में किन चीजों को महत्व देते हैं और हम भावनात्मक रूप से कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये बात एकदम सही है कि हम अपनी अंदरूनी कमियों का ठेकरा बाहरी चीजों पर फोड़ देते हैं। और इस बात को और भी गहराई से समझने के लिए स्रोतों में मेक्सिको के ओहाका इलाके की एक बहुत ही शानदार कहानी है। ओ हाँ, वो कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है ना? लेखिका अपने करियर के एक दौर में ओहाका की स्वदेशी महिलाओं के साथ काम कर रही थीं। उनका काम था उन महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस, बचत, कर्ज और वित्तीय अनुशासन के बारे में सिखाना। एक तरह से वो उन महिलाओं को पैसे के नियम सिखाने गई थी। सही कहा। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन लेखिका वहां के एक घने जंगल में टहलते हुए रास्ता भटक जाती हैं। और वो जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था,
वो बहुत विशाल और भूल भुलाइयां जैसा था। हाँ, और उस पल जंगल के बीचों बीच खड़े होकर लेखिका को एक खौफनाक एहसास होता है। उन्हें महसूस होता है कि चारों तरफ सिर्फ एक जैसे पेड़ हैं और उन्हें दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है। उनका पूरा फाइनेंशियल नॉलेज वहां बेकार था। एकदम बेकार। उनके पास जो भी डिग्रियां थीं, ब्याज दरें, निवेश के तरीके, बैंकिंग के नियम, वो सब उस जंगल में पूरी तरह से बेकार थे। उन्हें ये समझ आ गया कि अगर कोई उन्हें वहां खोजने नहीं आया तो उनके पास खुद को जिंदा रखने का एक भी हुनर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था उनके लिए। बिल्कुल। और दूसरी ओर ओहाका की जिन महिलाओं को वो गरीब समझकर वित्तीय ज्ञान बांट रही थीं, उनके पास प्रकृति का, जड़ी बूटियों का, मौसम का और एक दूसरे के साथ मिलकर मुश्किलों से पार पाने का ऐसा गहरा ज्ञान था जो असल में जीवन रक्षक था। ये कहानी हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर दौलत के असली मायने क्या हैं। अगर हम दौलत या अंग्रेजी के शब्द वेल्थ की उत्पत्ति को देखें, हाँ, उसकी हिस्ट्री क्या है? इसका सीधा जुड़ाव वेल बीइंग यानी संपूर्ण भलाई और खुशहाली से है, न कि सिर्फ तिजोरी भरने से। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। मतलब फाइनेंशियल, हेल्थ और वेल्थ का अंतर। सही पकड़ा। अगर हमारी कार सड़क पर खराब हो जाती है और हमारे पास उसे तुरंत ठीक कराने के लिए मैकेनिक को देने के पैसे हैं, तो ये हमारा वित्तीय स्वास्थ्य है। ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, उसकी भी अपनी जगह है। लेकिन वहाका की महिलाओं ने जो सिखाया वो ये है कि सच्ची दौलत हमारे रिश्तों की मजबूती, हमारे समुदाय के समर्थन और इस बात से आती है कि मुश्किल वक्त में कितने लोग हमारे साथ खड़े हैं। मतलब उन महिलाओं की दौलत उनके बैंक खाताओं के नंबरों में नहीं, बल्कि उनके लचीलेपन और एक दूसरे पर उनके भरोसे में थी। एकदम सही। और यही वो जगह है कहाँ अपने समाज में सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम इंसान की अपनी कीमत, जिसे सेल्फ वर्थ कहते हैं, उसे उसकी नेट वर्थ या बैंक बैलेंस से तोलने लगते हैं, जबकि दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। हमारी असल कीमत इस बात से तय होती है कि हम जीवन की अनिश्चितताओं का सामना कैसे करते हैं और हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारा जुड़ाव कैसा है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हम सब अर्थशास्त्र का वो बुनियादी उसूल जानते हैं कि संसाधन सीमित हैं। पूरी दुनिया इसी स्कार्सिटी या अभाव के डर पर चल रही है। हाँ, अभाव का डर सबसे बड़ा डर है। हमें हमेशा ये डर सताता रहता है कि चीजें खत्म हो जाएंगी, हम पीछे रह जाएंगे या हमें पर्याप्त नहीं मिलेगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस डर से भागकर हम जिस प्रचुरता या अबंडेंस के पीछे अंधी दौड़ लगाते हैं, वो असल में कोई समाधान है ही नहीं। सही कहा। हमें लगता है कि अगर हम बहुत सारा सामान खरीद लेंगे, बैंक में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, तो हमारा वो डर खत्म हो जाएगा। लेकिन स्रोतों से ये स्पष्ट होता है कि अभाव और प्रचुरता असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम इसको व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो दोनों ही मानसिक अवस्थाएं हमें वर्तमान से दूर ले जाती हैं। वो कैसे? देखिए, अभाव का डर हमें हमेशा भविष्य की चिंताओं में फंसाए रखता है और प्रचुरता की अंधी चाहत हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हम सिर्फ ज्यादा चीजें इकट्ठा करके अपने मन के उस गहरे खालीपन को कभी नहीं भर सकते। ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई बहुत प्यासा हो और हम उसे समंदर का खारा पानी पिलाने लगे। वो जितना पिएगा उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाएगी, लेकिन वो कभी बुझेगी नहीं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और इसी पूरी मानसिकता को समझने के लिए दार्शनिक जेम्स पी कार्स का सिद्धांत इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? कार्स ने जीवन, समाज और हमारे संघर्षों को दो तरह के खेलों में बांटा है। एक है सीमित खेल यानी फाइनाइट गेम, और दूसरा है अनंत खेल यानी इनफाइनाइट गेम। फाइनाइट और इनफाइनाइट। हाँ, सीमित खेल वो होता है जिसके नियम तय होते हैं, जिसका एक स्पष्ट अंत होता है और जहां खेलने वालों का मुख्य लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जीतना होता है, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल का मैच। लेकिन जब हम जीवन को सीमित खेल की तरह देखने लगते हैं तो समस्या शुरू होती है। जैसे हमारे समाज में रिटायरमेंट का जो आधुनिक विचार बन गया है। हाँ, वही सबसे बड़ा उदाहरण है। हम सबने देखा है कि कैसे लोग अपनी आज की खुशियों को, अपने शौक को, अपने परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय को सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं कि कल जब बैंक में एक खास रकम जमा हो जाएगी तब हम चैन से जीना शुरू करेंगे। ये रिटायरमेंट वाला नजरिया एक परफेक्ट सीमित खेल है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक निश्चित बैंक बैलेंस हासिल कर लिया तो वो इस खेल को जीत लेंगे और फिर जीवन की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। वही तो, वे अपने वर्तमान को भविष्य की एक काल्पनिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कुर्बान कर देते हैं।
लेकिन इसके विपरीत अनंत खेल क्या है? हाँ, अनंत खेल कैसे अलग है? अनंत खेल वो है जहां लक्ष्य जीतना या किसी को हराना नहीं है, बल्कि लक्ष्य है खेल को खेलते रहना। इसका उद्देश्य है लगातार सीखना, विकसित होना और खेल को इस तरह खेलना कि वो कभी खत्म ना हो। तो इसका मतलब है कि जीवन और हमारी सच्ची दौलत असल में एक अनंत खेल है। बिल्कुल। जीवन का कोई अंतिम बिंदु नहीं है जहां पहुंचकर हम कह सकें कि बस अब सब कुछ पूर्ण हो गया है, अब कुछ नहीं करना। सही बात है। जब हम पैसे और सफलता को एक सीमित खेल की तरह देखते हैं, तो हम हमेशा दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में यही भरा होता है कि संसाधन कम है, अगर दूसरे को मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, वही स्कैसिटी माइंडसेट। लेकिन जब हम इसको अनंत खेल की तरह अपनाते हैं, तो हमारा ध्यान दूसरों को हराने पर नहीं, बल्कि अपने निरंतर विकास, खुशहाली और अर्थपूर्ण अनुभवों को इकट्ठा करने पर केंद्रित हो जाता है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि हम इस अंधी दौड़ से बाहर कैसे आएं? हम इस पावर ऑफ इनफ या पर्याप्त होने की शक्ति को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये सब सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है, पर हकीकत में क्या करें? स्रोत हमें इसके लिए 3 बहुत ही व्यवहारिक कदम सुझाते हैं। वो 3 कदम क्या है? पहला कदम है पहचानना और सराहना। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी छोटे या बड़े सार्थक पल आते हैं, जैसे सुबह की शांति से पी गई एक कप चाय, किसी दोस्त के साथ हुई एक अच्छी बातचीत या बस एक अच्छी नींद, उन्हें बिना नजरअंदाज किए पूरी तरह से महसूस करना। ये पहला कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अक्सर इन छोटी चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं। हम इन्हें अपना अधिकार मान लेते हैं। सही कहा। और दूसरा कदम है पचाना। पचाना? हाँ। जैसे खाना पचाते हैं? बिल्कुल वैसे ही। जिस तरह हमारा शरीर ऊर्जा पाने के लिए भोजन को पचाता है, वैसे ही हमें अपने अनुभवों को पचाना चाहिए। जो अनुभव अच्छे और ऊर्जा देने वाले हैं, उन्हें अपने अंदर गहराई से उतारना चाहिए। और साथ ही जो पुरानी कहानियां, डर या असुरक्षाएं अब हमारे काम की नहीं है, उन्हें शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। और इसके बाद आता है तीसरा और अंतिम कदम, तृप्ति या सेटिस्फैक्शन। हाँ, जब हम इन पचाए हुए सार्थक पलों को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे एक ऐसा एहसास पैदा होने लगता है कि जो हमारे पास आज इस पल में है, वो पर्याप्त है। और ये तृप्ति किसी बाहरी चीज से नहीं आती। नहीं, ये अंदरूनी शांति से आती है। इन 3 कदमों को अपने व्यवहार में उतारे बिना हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, अपनी दौलत को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसे असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, इसके लिए किताब में दी गई हवाई जहाज की कहानी मुझे बहुत ही प्रासंगिक लगी। हम सबने ये कभी न कभी महसूस किया है। कौन सी कहानी? लेखिका बताती हैं कि जब भी वो किसी बहुत ही शानदार छुट्टी से वापस लौट रही होती थीं, तो जैसे ही वापसी की फ्लाइट में बैठती, उनका दिमाग तुरंत काम पर लग जाता था। अरे हाँ, ये तो सबके साथ होता है ना? वो बेचैनी से अपने फोन पर क्रेडिट कार्ड का बैलेंस चेक करने लगती, हिसाब लगाने लगती कि उन्होंने छुट्टियों में कितना खर्च कर दिया और अब अगले महीने का बिल कैसे चुकाना है। वो सारी बीच वाली शांति या पहाड़ों का सुकून 1 सेकंड में गायब हो जाता है। एकदम। वो सीधे तौर पर पैसे के प्रति अभाव की मानसिकता थी, जो उन छुट्टियों के सारे अच्छे अनुभवों पर, सारी यादों पर एक झटके में पानी फेर देती थी। फिर उन्होंने क्या किया? जब लेखिका ने इस पैटर्न को पहचाना, तो उन्होंने तय किया कि वो इस डर को रिलीज करेंगी। उन्होंने अपनी ये आदत बदल दी। इसके बाद जब भी वो वापसी की उड़ानों में होती, तो वो बिल चेक करने के बजाय संगीत सुनने लगी। वाह, ये एक छोटा पर बड़ा बदलाव है। हाँ, वो अपनी आंखें बंद करके छुट्टी के उन खूबसूरत पलों को, उस हंसी मजाक को, उस सुकून को शांति से पचाने लगी। सिर्फ इस एक छोटे से बदलाव ने उन्हें सच में वो तृप्ति दी जिसकी वे हकदार थीं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? अगर हम अपने अनुभवों को ठीक से नहीं पचाते हैं, तो हमारा क्या होता है? हम किस तरह के इंसान बन जाते हैं? इस स्थिति को समझाने के लिए बुद्ध धर्म में एक बहुत ही सटीक और डरावना रूपक है, जिसे भूखा भूत या हंग्री गोश्ट कहा जाता है। भूखा भूत, ये कैसा होता है? उसकी भूख और उसकी जरूरतें असीमित हैं, लेकिन उसका गला एक सुई जितना पतला है। बाप रे, ये तो बहुत अजीब छवि है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो भूत चाहे कितना भी खा ले, वो कभी अपने उस विशाल पेट को भर नहीं सकता। वो हमेशा अतृप्त, बेचैन और भूखा ही रहता है। अगर हम अपने आसपास देखें, तो हमारे आधुनिक समाज में भी बहुत से लोग
जाने अनजाने में इसी भूखे भूत की तरह जी रहे हैं। ये बात आज के कंज्यूमर कल्चर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम ऑनलाइन सेल में चीजें खरीदते जाते हैं, आधी रात को फोन पर स्क्रॉल करते हुए कपड़े या गैजेट्स ऑर्डर कर देते हैं, ये सोचकर कि इससे खुशी मिलेगी। और जब पार्सल आता है तो 5 मिनट की खुशी मिलती है और फिर हम वापस उसी खालीपन में चले जाते हैं और कुछ नया ढूंढने लगते हैं। ये वही सुई जितना पतला गला है जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम लगातार नई चीजें खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए खुद को निचोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने वर्तमान अनुभवों को पचाना नहीं सीखते, इसलिए हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमेशा और ज्यादा की तलाश में भटकते रहते हैं। और यही वो चूहा दौड़ है जो हमें अंदर से खोखला कर रही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि हमें इस अंधी चूहा दौड़ से बाहर निकलना ही होगा। ये सारी जानकारी, ये सारा विश्लेषण इसलिए मायने रखता है ताकि हम उस गहरी मानसिक थकान और उस खालीपन से बच सकें जो सिर्फ और ज्यादा के पीछे भागने से आती है। सही बात है। हमें ये समझना होगा कि ये महसूस करना कि हमारे पास पर्याप्त है, कोई हार मानना या जीवन में पीछे रह जाना नहीं है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एकदम। पर्याप्त की भावना हमें एक आज़ाद, शांत और सच में खुशहाल जीवन जीने का मौका देती है, जहां हम चीज़ों के गुलाम नहीं होते। बिल्कुल सही कहा। और इस गहन विश्लेषण को समेटने से पहले स्रोतों में लिन ट्विस्ट द्वारा लिखी गई प्रस्तावना से एक ऐसा विचार सामने आता है जो इस पूरी व्यक्तिगत चर्चा को एक बहुत ही बड़े वैश्विक स्तर पर ले जाता है। ऐसा क्या विचार है? यह एक ऐसा विचार है जो हमें झकझोर सकता है। आज हमने ये विस्तार से देखा कि कैसे हमारे अंदर की अभाव की भावना, हमारा वो व्यक्तिगत भूखा भूत, हमें अंधाधुंध पैसा और गैर जरूरी सामान इकट्ठा करने पर मजबूर करता है। हाँ, ये तो हमने देखा। अब जरा इस बात को बड़े पैमाने पर सोचिए। अगर हमारी बाहरी दुनिया और हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था हमारी सामूहिक अंदरूनी स्थिति का ही एक आईना है। ओह, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। तो क्या आज दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन का भयानक संकट है, नदियों का सूखना है, जंगलों का काटना है और प्राकृतिक संसाधनों का जो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो सब असल में हमारे समाज के अंदर बैठे उसी भूखे भूत का एक बहुत बड़ा भयानक रूप नहीं है? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हम इस पूरी पृथ्वी को, इसके संसाधनों को ठीक उसी तरह बेरहमी से निचोड़ रहे हैं जैसे हम अपनी अंतिम इच्छाओं के लिए खुद को अंदर से निचोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी व्यक्तिगत लालसा और पृथ्वी का विनाश आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, अगर समाज का हर इंसान या कम से कम बहुसंख्यक लोग ये मान ले कि उनके पास पर्याप्त है, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर लोग सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से जीवन जिएं और अपनी सच्ची दौलत को पहचान लें, तो न सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी की आपाधापी और तनाव शांत होगा, बल्कि ये पूरी पृथ्वी ही बदल जाएगी। शायद प्रकृति को खुद को हील करने का मौका मिल जाए। हाँ, और वो संतुलन वापस लौट आए जो हमने खो दिया है। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत ही ईमानदारी से विचार करना चाहिए। हमारी सच्ची दौलत बाहर के बाजारों में, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स में या सिर्फ बैंक के आंकड़ों में नहीं है। वो हमारे अपने अंदर, हमारे रिश्तों में और हमारे अनुभवों में है। हमें बस थोड़ा रुक कर उसे पहचानने और पचाने की जरूरत है। बहुत ही शानदार और विचार उत्तेजक बात। हम सभी को इस भूखे भूत की मानसिकता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन में इनफ यानी पर्याप्त होने की उस शांत ताकत को खोजना चाहिए। इस पर विचार जरूर कीजिए। इसी बड़े विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी ये बातचीत भले ही यहाँ रुक रही है, लेकिन सच्ची दौलत और जीवन के इस अनंत खेल को समझने का सफर हमेशा चलता रहेगा।